अगर हम एक पल के लिए रुक कर सोचें कि क्या हो अगर हमारे समाज के जो सबसे होनहार छात्र हैं, मेरा मतलब है वो युवा जो दुनिया की सबसे मुश्किल इंजीनियरिंग और मेडिकल एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, क्या हो अगर वो असल में अपनी सोचने समझने की बुनियादी क्षमता ही खो रहे हों? ये सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन ये आज की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। बिल्कुल। और आज की इस डीप डाइव चर्चा में हम इसी विषय की गहराई में जाने वाले हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हमारी एजुकेशन सिस्टम बेहतरीन और बहुत ही कुशल टेक्नीशियन तो तैयार कर रही है, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़े नागरिक और मानवीय संकट को भी जन्म दे रही है। ये कोई छोटी मोटी अकादमिक बहस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधा सीधा इस बात का रिफ्लेक्शन है कि हम भविष्य के लिए आखिर कैसा समाज बना रहे हैं। क्योंकि आज के समय में शिक्षा का जो पुराना मॉडल था ना, जिसका उद्देश्य इंसान के भीतर की बुद्धिमत्ता और एक व्यापक नजरिया जगाना होता था। हाँ, वो होलिस्टिक अप्रोच जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, उसे पूरी तरह से किनारे कर दिया गया है और उसकी जगह एक बेहद उपयोगितावादी या कहें तो एक मशीनी प्रक्रिया ने ले ली है। हर तरफ सिर्फ स्टेम यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स, बस इसी की एक अंधी दौड़ मची हुई है। और इस दौड़ में जो मानविकी है यानी ह्यूमैनिटीज और लिबरल आर्ट्स, उन्हें तो जैसे पूरी तरह से कुचला जा रहा है। वही तो। और इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमें उस मानसिकता को देखना होगा जो हमारे घरों से लेकर मतलब बड़े बड़े पॉलिसी रूम्स तक फैली हुई है। हमने देखा है ना कि कैसे सोसाइटी में एक ज्ञान का पदानुक्रम, मतलब एक नॉलेज हायरार्की बन गई है। ये एक अलिखित नियम सा बन गया है कि भाई अगर कोई बच्चा पढ़ाई में तेज है तो वो साइंस ही लेगा। बिल्कुल, हार्ड साइंस को कुशाग्र बुद्धि का पैमाना मान लिया गया है। हाँ, जैसे फिजिक्स या मैथ्स लेना ही होशियारी की निशानी है। और वहीं अगर कोई छात्र साहित्य, इतिहास या दर्शन शास्त्र चुन लेता है तो उसे एक सॉफ्ट विकल्प मान लिया जाता है। लोग ऐसे देखते हैं जैसे जैसे वो साइंस या मैथ्स का प्रेशर नहीं झेल पाया। ये तो एक तरह का सोशल स्टिग्मा बन गया है। सही कहा आपने। और देखिए, हायरार्की कोई अचानक से तो पैदा नहीं हुई है। इसके पीछे आज की जो बाजार संचालित दुनिया है, जिसे हम टेक्नो कैपिटलिज्म कहते हैं, उसका बहुत बड़ा हाथ है। टेक्नो कैपिटलिज्म, इससे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। हाँ, मतलब इस व्यवस्था में ज्ञान की अपनी कोई आंतरिक कीमत नहीं बची है। ज्ञान को सिर्फ इस बात से तौला जाने लगा है कि वो एक औजार या टूल की तरह कितना काम आ सकता है। अकादमिक भाषा में इसे इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंटल यूटिलिटी, अगर हम इसे रोजमर्रा के भाषा में समझे तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि ये डिग्री मुझे कितनी जल्दी और कितना बड़ा पेचेक दिला सकती है ना? बिल्कुल। विज्ञान और तकनीक को सीधे कॉर्पोरेट नौकरियों और भारी भरकम सैलरी पैकेज से जोड़ दिया गया है। और वहीं अगर कोई कविता पढ़ रहा है या इतिहास के पन्नों में ये तलाश रहा है कि पुरानी सभ्यताओं का पतन क्यों हुआ, तो समाज उसे ये कहकर खारिज कर देता है कि ये सब आर्थिक रूप से अनुत्पादक है। हाँ, क्योंकि उसका कोई इमीडिएट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आरओआई नहीं दिख रहा होता है। सही बात है। और यही वो बिंदु है जहां से एक मानसिक और सौंदर्यपरक दरिद्रता जन्म लेती है। जब कोई भी समाज सिर्फ उन चीजों की कद्र करना शुरू कर दे जिन्हें मापा जा सके, जिन्हें बेचा जा सके, तो वो अपनी कल्पना और अपनी गहराई खोने लगता है। ये तो कुछ ऐसा हो गया जैसे हमने पूरी एजुकेशन सिस्टम को शेयर बाजार के एक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बदल दिया है। अरे वाह, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? मतलब हर माता पिता और हर छात्र सिर्फ उन हाई यील्ड स्टॉक्स में अपना सारा पैसा और समय इन्वेस्ट करना चाहता है जो आज की तारीख में सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, जैसे कोडिंग, डेटा साइंस और इंजीनियरिंग। हाँ। और इस भारी लालच में हम उस डाइवर्सिफिकेशन को या विविधता को पूरी तरह भूल गए जो एक स्थिर और संतुलित जीवन के लिए जरूरी है। मतलब अगर आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ एक ही तरह के रिस्की स्टॉक्स हों और कल को मार्केट में कोई बड़ा बदलाव आ जाए तो सब कुछ एक झटके में डूब जाता है। बिल्कुल। और इंसानी दिमाग और समाज के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। हमें इतिहास, कला और दर्शन के उस संतुलन की सख्त जरूरत होती है जो किसी भी संकट में हमें एक ब्रॉड विजन या व्यापक नजरिया दे सके। सही कहा। और मैं बताऊं, इस असंतुलित पोर्टफोलियो का सबसे भयानक असर अगर कहीं देखना हो ना, तो वो हमारे स्कूल और कॉलेजेस के क्लासरूम्स में नजर आता है। जब हम उस बाजारवादी दबाव को शिक्षा के गलियारों में उतरते हुए देखते हैं, तो वहां जो शिक्षकों की स्थिति है वो बहुत कुछ बयां करती है। खासकर वो शिक्षक जो मानविकी या साहित्य पढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है उनके लिए तो ये रोजाना की एक हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा ही होगा। बिल्कुल। जरा एक साहित्य के शिक्षक की स्थिति की कल्पना कीजिए। वो क्लासरूम में खड़ा है
और छात्रों को किसी महान उपन्यास के जरिए इंसान की आंतरिक दुनिया से परिचित कराने की कोशिश कर रहा है। वो बता रहा है कि प्रेम, ईर्ष्या, सत्ता का संघर्ष क्या होता है। लेकिन बच्चे कुछ और ही कर रहे हैं। हाँ, सामने बैठे छात्रों की नजरें या तो अपनी घड़ियों पर है या वे डेस्क के नीचे छुपकर किसी एंट्रेंस एग्जाम के MCQ सॉल्व कर रहे हैं। बाप रे। जब पूरा समाज, मतलब माता पिता से लेकर मीडिया तक, दिन रात सिर्फ प्लेसमेंट, पैकेज और यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की बातें कर रहा हो, तो एक शिक्षक के लिए किसी छात्र को किसी कविता की सुंदरता से जोड़ पाना लगभग असंभव सा हो जाता है। शिक्षकों का मनोबल इस हद तक टूट चुका है कि वो खुद को इस सिस्टम में पूरी तरह से अप्रासंगिक महसूस करने लगे हैं। ये बात तो है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ हमें इस सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। क्या मतलब है आपका? मतलब क्या हम इस पूरी स्थिति के लिए सिर्फ उस छात्र या समाज की मानसिकता को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं? आज के इस बेहद अस्थिर और कठिन आर्थिक दौर को हम कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं, जहां महंगाई लगातार बढ़ रही है, नौकरियों में लेऑफ्स हो रहे हैं? हाँ, AI भी तो रोजमर्रा के काम छीन रहा है। एग्जैक्टली। तो ऐसे में अगर कोई 17-18 साल का युवा शेक्सपियर के नाटकों या प्लेटो की फिलॉसफी को पढ़ने के बजाय एक सुरक्षित इंजीनियरिंग की डिग्री या कोडिंग बूट कैंप चुनता है, तो ये उसकी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। ये बात तो है। ये जीवित रहने और खुद को सुरक्षित रखने की एक बहुत ही तार्किक और बुनियादी प्रवृत्ति है ना। जब पेट पालने की चिंता हो तो कला और साहित्य एक लग्जरी लगने ही लगते हैं। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। आर्थिक सुरक्षा निश्चित रूप से एक बहुत ही वास्तविक और बुनियादी जरूरत है। कोई भी इस तथ्य को नहीं नकार सकता कि आजीविका कमाना जीवन का एक अहम हिस्सा है। समस्या तब नहीं होती जब एक छात्र आर्थिक सुरक्षा के लिए इंजीनियरिंग चुनता है। तो भी समस्या कहाँ शुरू होती है? समस्या तब विकराल रूप ले लेती है जब यह आर्थिक सुरक्षा पूरी शिक्षा प्रणाली का एकमात्र और अंतिम लक्ष्य बन जाती है। जब शिक्षा का पूरा ढांचा सिर्फ एक आज्ञाकारी कर्मचारी तैयार करने की मशीन में बदल जाता है, तब समाज की नींव अंदर ही अंदर खोखली होने लगती है। सर्वाइवल जरूरी है, लेकिन अगर जीवन का अर्थ सिर्फ सर्वाइव करना रह जाए और कैसे जिएं या क्यों जिएं जैसे सवाल ही खत्म हो जाएं, तो फिर हम इंसानों और मशीनों में फर्क ही क्या रह जाएगा? बहुत गहरी बात कही आपने, और ये बात हमें इस चर्चा के सबसे चौंकाने वाले हिस्से की तरफ ले जाती है। ऊपर से देखने पर तो ऐसा लगता है कि इस कला बनाम विज्ञान की लड़ाई में विज्ञान की एक तरफा जीत हुई है। हाँ, ऐसा ही लगता है। लेकिन जो जमीनी हकीकत उभर कर सामने आ रही है वो ये है कि विज्ञान भी इस बाजारवादी व्यवस्था का एक बहुत बड़ा शिकार बन गया है। इसे PCM सिंड्रोम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सिंड्रोम का नाम दिया जा रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। जिन छात्रों ने विज्ञान चुना है उनके बारे में तो यही माना जाता है ना कि वो ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए निकले हैं। बिल्कुल। लेकिन हकीकत ये है कि विज्ञान के ये छात्र भी इस व्यवस्था में भारी नुकसान उठा रहे हैं। उनके भीतर से विज्ञान का जो मूल तत्व है, मतलब आलोचनात्मक सोच, प्रयोग करने की आज़ादी और ब्रह्मांड के आश्चर्यों को, उस वंडर को समझने की लालसा, वो तो पूरी तरह से गायब ही हो चुकी है। मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि हमने विज्ञान जैसे एक विशाल और शक्तिशाली टेलीस्कोप को, जिसका आविष्कार हमने तारों को देखने, गैलेक्सीज को समझने और इस ब्रह्मांड में अपनी जगह तलाशने के लिए किया था, उसे हमने महज एक ताला खोलने वाली चाबी में बदल दिया है। क्या बात है, बहुत अच्छा मेटाफर है ये, है ना? वो टेलीस्कोप अब सिर्फ एक लॉक पिकिंग टूल बनकर रह गया है, जिसका काम सिर्फ IIT JEE, नीट या किसी अन्य मानकीकृत परीक्षा का ताला खोलना है। और जैसे ही वो परीक्षा पास होती है और एक सुरक्षित नौकरी का दरवाजा खुलता है, उस टेलीस्कोप को उठाकर कबाड़ में फेंक दिया जाता है, क्योंकि उसके बाद उस आश्चर्य की कोई जरूरत ही नहीं रह जाती। बिल्कुल। और उस टेलीस्कोप का ये हश्र इसलिए हुआ है क्योंकि विज्ञान को अब सिर्फ कुछ खास तकनीकों और शॉर्टकट्स में समेट कर रख दिया गया है। आज के छात्रों को विज्ञान के सिद्धांत इसलिए थोड़ी पढ़ाए जा रहे हैं कि वो कुछ नया सोच सकें। तो फिर क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? वो इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं ताकि वे एक तय समय सीमा के भीतर किसी MCQ का सही गोला भर सकें, बस। और इसी मानसिकता ने उस विशाल कोचिंग उद्योग और डमी स्कूलों की एक पूरी समानांतर दुनिया खड़ी कर दी है। आज कोटा हो या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कई कोचिंग संस्थान अरबों डॉलर के साम्राज्य बन चुके हैं। डमी स्कूलों का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने आप में इस पूरी व्यवस्था की विफलता का सबसे बड़ा प्रमाण है।
बिल्कुल। मतलब छात्र कागजों पर एक स्कूल में नामांकित होते हैं, लेकिन वे उस स्कूल के दरवाजे तक नहीं जाते। उनका पूरा दिन, उनकी पूरी किशोर अवस्था एक कोचिंग सेंटर के छोटे से कमरे में परीक्षा पास करने की रणनीतियां रटते हुए गुजर जाती है। हाँ, वहाँ ना तो कोई प्लेग्राउंड है, ना ही कला की कोई क्लास है, और ना ही दोस्तों के साथ दुनिया भर की बातें करने का कोई समय है। वहाँ फोकस वास्तविक शिक्षा या जिसे हम पेडागोजी कहते हैं उस पर तो है ही नहीं। फोकस सिर्फ इस बात पर है कि कट ऑफ कैसे पार किया जाए और मुनाफा कैसे कमाया जाए। और देखिए, जब आप एक युवा दिमाग को इस तरह के डमी स्कूल और कोचिंग के माहौल में डालते हैं जहां हर चीज का सिर्फ एक सही या गलत उत्तर होता है, तो आप उस दिमाग की जटिलताओं को समझने की क्षमता को ही मार देते हैं। ये शिक्षा नहीं है, ये एक बेहद संकीर्ण किस्म की ट्रेनिंग है। और जब ये संकीर्ण ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और ये छात्र अपनी परीक्षा पास करके वास्तविक दुनिया में आते हैं, तो तस्वीर और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि ये मशीनी छात्र एक वैक्यूम में तो काम करेंगे नहीं। यही लोग आगे चलकर हमारे लिए पुल बनाएंगे, हमारे लिए वित्तीय नीतियां बनाएंगे और हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर के सॉफ्टवेयर और एल्गोरिदम लिखेंगे। और यहीं से समाज में एक आयामी या कहें तो वन डायमेंशनल विकास का खतरा पैदा होता है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान के बुनियादी ज्ञान के बिना तैयार हुए ये टेक्नो साइंटिस्ट अपनी तकनीकी दक्षता में तो शानदार होते हैं, लेकिन समाज, इतिहास और इंसानियत की उनकी समझ बेहद सतही रह जाती है। इसे एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत ही प्रतिभावान सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो किसी बड़ी टेक कंपनी के लिए एक एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एल्गोरिथम लिखता है। उसका काम है यूजर्स का ध्यान खींचना और उन्हें स्क्रीन से चिपकाए रखना। जो आजकल सोशल मीडिया पे होता है। बिल्कुल। वो इंजीनियर अपना काम बखूबी करता है। तकनीकी तौर पर वो एल्गोरिथम एक मास्टरपीस है, लेकिन क्योंकि उस इंजीनियर ने कभी मनोविज्ञान, नैतिकता या समाजशास्त्र पढ़ाई नहीं, उसे ये एहसास ही नहीं होता कि उसका वो कोड लाखों किशोरों में डिप्रेशन और एंग्जाइटी बढ़ा रहा है। सही बात है। उसे ये समझ ही नहीं आता कि उसका एल्गोरिथम समाज में ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन को हवा दे रहा है। वो सिर्फ अपनी तकनीकी सफलता का जश्न मनाता है, उस सफलता की सामाजिक कीमत से पूरी तरह अनजान रहकर। और ये एक कारण और प्रभाव का एक बहुत ही स्पष्ट और खतरनाक चक्र है। आलोचनात्मक सोच के अभाव में ये उच्च शिक्षित पेशेवर बिना किसी नैतिक सोच विचार के किसी भी व्यवस्था का एक आज्ञाकारी हिस्सा बन सकते हैं। इतिहास गवाह है कि जब तकनीकी लोगों में सवाल पूछने की क्षमता नहीं होती, तो वे पर्यावरण को नष्ट करने वाली प्रणालियों या कट्टर राष्ट्रवाद और नफरत फैलाने वाले प्रोपेगेंडा के सबसे धारदार हथियार बन जाते हैं। ये तो बहुत डरावना है। हाँ, उन्हें ये तो पता होता है कि कोई हथियार या तकनीक कैसे बनानी है, लेकिन उन्हें कभी ये नहीं सिखाया गया कि क्या ये बनाना सही है या सत्ता के आदेशों पर सवाल कैसे उठाएं। तकनीक हमें ये बताती है कि हम क्या कर सकते हैं, लेकिन मानविकी हमें ये बताती है कि हमें क्या करना चाहिए। हम एक ऐसी सेना तैयार कर रहे हैं जिसके पास दुनिया के सबसे उन्नत और खतरनाक तकनीकी हथियार तो हैं, लेकिन ये तय करने का कोई नैतिक कंपस नहीं है कि उन हथियारों का इस्तेमाल कहाँ करना है और कहाँ रुक जाना है। बिल्कुल सटीक बात कही आपने। तो फिर इस गहरी नैतिक शून्यता से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? इस संकट का इलाज कहाँ है? इस संकट का एकमात्र इलाज उन चीजों की ओर वापस लौटना है जिन्हें हम गैर मापने योग्य या नॉन मेजरेबल कहते हैं। एक स्वस्थ, जीवंत और सुरक्षित समाज सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों या लिखे गए कोड की लाइनों से नहीं चलता। उसे लिबरल आर्ट्स और मानविकी की उन बुनियादों की आवश्यकता होती हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। और ये बुनियादी चीजें कोई हवाई बातें नहीं हैं। अगर हम गहराई से देखें तो इसमें सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण तत्व है आलोचनात्मक सोच या क्रिटिकल थिंकिंग। बिल्कुल। और ये सिर्फ गणित के सवाल में गलती निकालने वाली सोच नहीं है। हाँ, ये सत्ता के खेल को, समाज में छिपे हुए विशेषाधिकारों यानी प्रिविलेज को और राजनीतिक नैरेटिव्स को डिकोड करने की क्षमता है। जब कोई छात्र इतिहास या राजनीति विज्ञान पढ़ता है तो वो ये सीखता है कि जो जानकारी उसे दी जा रही है उसके पीछे का एजेंडा क्या है। एग्जैक्टली। ये आलोचनात्मक सोच ही वो ढाल है जो एक नागरिक को किसी भी विचारधारा का अंधभक्त बनने से रोकती है। और दूसरा बेहद महत्वपूर्ण तत्व है सहानुभूति यानी एम्पैथी। और यहाँ सहानुभूति का मतलब सिर्फ किसी पर दया करना नहीं है।
ये अपेक्षित या अन्य, जिसे हम दी अदर कहते हैं, उसे समझने की कला है। दी अदर को समझना मुझे लगता है आज के ध्रुवीकृत समाज में सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल। जब कोई युवा किसी ऐसी किताब को पढ़ता है या ऐसी कहानी सुनता है जिसका मुख्य पात्र एक बिल्कुल ही अलग धर्म, अलग भाषा या अलग आर्थिक पृष्ठभूमि से आता है, तो वो उस पात्र के नजरिए से दुनिया को देखना सीखता है। वो ये महसूस कर पाता है कि जो लोग हमसे बिल्कुल अलग दिखते हैं, उनकी पीड़ाएं, उनके डर और उनके सपने भी हमारे जैसे ही हैं। बहुत खूब कहा। साहित्य वो पुल है जो समाज के अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है और हमारे भीतर गहरी सहानुभूति पैदा करता है। बिना साहित्य के समाज सिर्फ अलग अलग गुटों में बंटकर रह जाता है, जो बस एक दूसरे से नफरत करते हैं। और इसका तीसरा तत्व है नागरिकता या सिटीजनशिप। आज की बाजारवादी व्यवस्था ने इंसान को सिर्फ एक उत्पादक और उपभोक्ता की श्रेणी में समेट दिया है। हाँ, हमारा मोल सिर्फ इस बात से तय होता है कि हम कितना उत्पादन करते हैं और कितना सामान खरीदते हैं। सही बात है, लेकिन एक लोकतंत्र सिर्फ करदाताओं और उपभोक्ताओं से नहीं चलता। उसके लिए एक लोकतांत्रिक भावना की जरूरत होती है, जहां लोग अपने अधिकारों के साथ साथ दूसरों के अधिकारों के प्रति भी जागरूक हों। और अंत में वो चीज जो इन सबको एक सूत्र में पिरोती है, वो है हमारी मानवीय भावना या ह्यूमन स्पिरिट। कला, संगीत, आध्यात्मिकता और दर्शन शास्त्री ही वे माध्यम है जिनसे हम सत्य और जीवन के गहरे अर्थ की खोज करते हैं। हम सिर्फ काम करने, खाने और सोने के लिए तो इस दुनिया में नहीं आए ना। हमारी एक आंतरिक दुनिया भी है जिसे अभिव्यक्ति की जरूरत होती है, और वो अभिव्यक्ति सिर्फ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज के जरिए ही बाहर आ सकती है। बिल्कुल। और इन सभी बातों को एक साथ रखकर देखें तो ये स्पष्ट हो जाता है कि शिक्षा का अंतिम उद्देश्य महज आजीविका कमाना या किसी कॉरपोरेट मशीन का पुर्जा बनना नहीं है। हाँ। शिक्षा का असली मकसद एक बेहतर, अधिक संवेदनशील और पूरी तरह से विकसित इंसान बनना है। तो इस पूरी लंबी और जटिल चर्चा का जो सार उभर कर आता है, उसे दार्शनिक मार्था नुसबॉम के एक बहुत ही शक्तिशाली विचार में समेटा जा सकता है। उन्होंने कहा है, सब कुछ मुनाफे के लिए नहीं होता, लोकतंत्र को मानविकी की आवश्यकता है। ये एक बहुत ही गंभीर चेतावनी है। केवल इंजीनियरों, प्रबंधकों और टेक्नोक्रेट से भरा समाज, जहां कोई कवि न हो, कोई दार्शनिक न हो और कोई इतिहासकार न हो, वो समाज अपनी मानवीय और लोकतांत्रिक आत्मा खो देता है। वो समाज एक फैक्ट्री तो बन सकता है, लेकिन रहने लायक जगह नहीं। बिल्कुल। जब हम सिर्फ मुनाफे और अंकों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उस अदृश्य मानवीय आत्मा को नजरअंदाज कर देते हैं, जो किसी भी समाज की सबसे बड़ी ताकत होती है। तो आज जब हम चर्चा को विराम दे रहे हैं, मैं एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा परेशान करने वाला विचार छोड़ना चाहता हूं। जरा विचार करें, आज के इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी तेजी से विकसित हो रहा है कि वो इंसानों से बेहतर और तेज कोडिंग कर रहा है, वो जटिल से जटिल गणितीय समीकरणों को सेकंडों में सुलझा रहा है, बड़े बड़े डेटाबेस मैनेज कर रहा है और यहां तक कि तकनीकी प्रबंधन के काम भी बखूबी कर रहा है। जिन हार्ड स्किल्स और तकनीकी योग्यताओं के पीछे हम आज पागलों की तरह भाग रहे हैं, वो सब बहुत तेजी से ऑटोमेट हो रही हैं। मशीनें वो सब कुछ हमसे बेहतर करने लगेंगी। हाँ, ये तो हो ही रहा है। तो फिर भविष्य में इंसानों के पास क्या बचेगा? क्या ऐसा नहीं होगा कि भविष्य में यही सॉफ्ट स्किल्स, जिनका आज का समाज ये कहकर मजाक उड़ाता है कि इनमें कोई पैसा नहीं है, जैसे दर्शन शास्त्र की समझ, कलात्मक नजरिया, नैतिक निर्णय लेने की क्षमता और गहरी मानवीय सहानुभूति ही वो एकमात्र गुण बन जाएंगे जो इंसानों को मशीनों से अलग रखेंगे? ये सोचने वाली बात है। क्या ये संभव है कि आने वाले समय में जब मशीनें सारे लॉजिकल और एनालिटिकल काम कर रही होंगी, तब इस दुनिया को बचाने, इसे अर्थ देने और खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए हमें इंजीनियरों से कहीं ज्यादा दार्शनिकों, कवियों और विचारकों की आवश्यकता होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो उस पूरी नींव को हिला देता है जिस पर आज की शिक्षा प्रणाली खड़ी है। इसी गहरे सवाल के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। सोचने का सिलसिला जारी रखिए।